दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी सीजी पर, जहां हम इतिहास की अनकही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है ट्रोमेलिन द्वीप की त्रासदी, जहां गुलामी की छाया में फंसे लोग जीवटता की मिसाल बने। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं। लाइक और कमेंट में बताएं कि क्या ऐसी ऐतिहासिक कहानियां और चाहते हैं। चलिए कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। साल 1761 का वह काला दौर, जब यूरोप की चमकती सड़कें अफ्रीकी गांवों की लाशों पर बनी। औद्योगिक क्रांति की आग में अफ्रीका जल रहा था। फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देश बेरहमी से अफ्रीकी लोगों को पकड़कर गुलाम बना रहे थे। उन्हें जहाजों के अंधेरे पेट में ठूंसकर महासागर पार ले जाते, जहां वे मजदूरी की चक्की में पिसने के लिए बेच दिए जाते। यह था ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का खौफनाक दौर, जहां इंसान की कीमत एक जानवर से भी कम थी। इसी दौर में फ्रांस का एक वाणिज्य जहाज नाम लुटेल अफ्रीका के पूर्वी तट से रवाना हुआ। इसका गंतव्य था आइल डी फ्रांस, जो आज का मॉरिशस है। जहाज पर सवार थे 142 फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी, जिनकी कमान थी कैप्टन जीन डीला फार्गू के मजबूत हाथों में। नेविगेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे बार्थलेमी कस्टलान दुवर्ने, एक अनुभवी लेकिन घमंडी नाविक। लेकिन जहाज का असली कार्गो क्या था? 160 अफ्रीकी गुलाम, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिन्हें उनके शांत गांवों से उठाकर लाया गया था। ये बेचारे लोग मडागास्कर के फाउल पॉइंट बंदरगाह से पकड़े गए थे, जहां व्यापारी उन्हें सस्ते दामों में खरीदकर मोटी कमाई करते थे। कल्पना कीजिए उन गुलामों की दर्दनाक हालत। लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़े हुए जहाज के सबसे निचले डेक में ठूंसे गए, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। हवा की जगह थी सिर्फ सांसों की घुटन, और रातें काटनी पड़ती बदबू, चीखों और कराहों के बीच। क्यों हमें यहां लाया गया? क्या हम कभी घर लौटेंगे? एक युवा अफ्रीकी महिला नाम सेमिरामिस मन ही मन सोचती, जबकि उसके बगल में बैठा उसका भाई टियानो चुपचाप आंसू बहाता। सेमिरामिस की आंखों में अभी भी गांव की हरियाली चमकती थी, वहां के नदी किनारे जहां वह खेलती थी, और अब यह सब कुछ छिन गया था। टियानो, एक मजबूत युवक लेकिन अब टूटा हुआ, बहन से कहता, बहन डर मत, हम साथ हैं। लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह सफर मौत का न्योता था। जहाज भारी भरकम था, लदा हुआ खाने पीने की सामग्री से, हथियारों से और उन बेचारे गुलामों से। सफर सामान्यतः 4-6 दिनों का होना था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। रात का अंधेरा इतना घना था कि सितारे भी छिप गए थे। समुद्र की लहरें उफन रही थीं, मानो गुस्से में हों। कैप्टन ला फार्गू डेक पर खड़े थे, अपनी दूरबीन से क्षितिज को निहारते हुए। हवा में तूफान की आहट थी, लेकिन वे अडिग थे। सब ठीक है बार्थलेमी? उन्होंने पूछा, आवाज में आत्मविश्वास झलकता। हाँ कैप्टन, लेकिन तूफान का खतरा मंडरा रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए, बार्थलेमी ने जवाब दिया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह चुनौती का मजा ले रहा हो। जहाज आगे बढ़ता रहा, लहरों को चीरते हुए, लेकिन सामने था ट्रोमेलिन द्वीप, एक छोटा सा निर्जन रेत का टुकड़ा, जो मडागास्कर से 570 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में तैरता था। यह द्वीप कोई नहीं जानता था कि मौत का जाल बिछा रहा है, एक ऐसा जाल जो सालों तक लोगों को कैद रखेगा। अचानक रात के सन्नाटे को चीरता एक जोरदार धमाका। जहाज एक छिपी हुई रीफ से टकरा गया। लहरें जहाज को चीरने लगीं, मानो भूखे जानवर हों। लकड़ी की चरमराहट, पानी की गरज और चीखें सब मिलकर एक खौफनाक संगीत बना रही थीं। सब बाहर निकलो, जहाज डूब रहा है, कैप्टन चिल्लाए, उनकी आवाज में पहली बार डर की झलक। नाविक ऊपर के डेक से कूदकर तैरने लगे, लेकिन नीचे के गुलाम, वे जंजीरों में बंधे थे, असहाय। पानी तेजी से भर रहा था, ठंडा और काला। मदद, हमें बचाओ, हमें जंजीरें खोलो, सेमिरामिस चिल्लाई। उसके गले से निकलती आवाज में दर्द और गुस्सा था, लेकिन ऊपर के नाविक अपनी जान बचाने में व्यस्त थे। एक बड़ा छेद जहाज के निचले हिस्से में बन गया, और कुछ बहादुर गुलाम उससे निकलकर तैरने लगे। मौत का नाच चल रहा था, लकड़ी के टुकड़े, बैरल सब तैर रहे थे। रात भर का संघर्ष, लहरों से जूझते हुए, मौत से आंखें मिलाते हुए। सुबह होने पर 122 फ्रांसीसी नाविक और 60 अफ्रीकी गुलाम किसी तरह ट्रोमेलिन के किनारे पर पहुंचे। बाकी समुद्र की गोद में हमेशा के लिए सो गए, उनके सपने और दर्द लहरों में घुलकर। द्वीप की हालत देखिए, लंबाई महज 1.7 किलोमीटर, चौड़ाई 700 मीटर। कोई पेड़ नहीं, कोई झरना नहीं, कोई जीवन की निशानी नहीं। सिर्फ सफेद रेत, समुद्री पक्षियों की चीखें और कछुए जो धीरे धीरे रेंगते। आसमान में सूरज जलता हुआ, नीचे रेत तपती हुई, मानो नर्क की आग हो। यह कहां आप फंसे हम, ये तो मौत का द्वीप है, एक नाविक बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। गुलाम थके हारे, घायल, उनके शरीर पर जख्म और नमक की परत। कैप्टन ने आदेश दिया, गुलामों, जहाज के मलबे से सामान लाओ, अगर जीना है तो काम करो। गुलामों ने मौत के मुंह से बचकर भी फिर जोखिम उठाया। शार्क भरे पानी में उतरकर वे आटा, सूखा मांस, शराब और थोड़ा पानी लाए। 2 घंटे का संघर्ष, लहरों से लड़ते हुए, मौत को चकमा देते हुए। अब द्वीप पर जीवन शुरू होता है, लेकिन यह कोई स्वर्ग नहीं था, बल्कि एक जीवित नर्क, जहां हर सांस एक चुनौती थी। सूरज की पहली किरणें द्वीप पर पड़ी, लेकिन वे गर्माहट नहीं बल्कि जलन लेकर आईं। सर्वाइवर्स रेत पर बिखरे पड़े थे, जैसे लाशों का ढेर। शरीर पर नमक की सफेद परत,
आंखों में डर की काली छाया। पानी, कृपया, थोड़ा पानी। एक गुलाम का रहा, उसकी जुबान सूखी और फटी हुई। राशन जो लाए थे, थोड़ा सूखा मांस, आटा, रोटी और शराब। इतने लोगों के लिए मुश्किल से 10 दिन का। कैप्टन ने सख्त राशनिंग की। दिन में एक बार, सीमित मात्रा, और कोई अपवाद नहीं। पहले 2 दिन किसी तरह गुजरे, लेकिन तीसरे दिन पानी खत्म हो गया। चारों ओर सिर्फ खारा समुद्र, जो पीने से मौत बुलाता। कुछ हताश नाविकों ने समुद्र का पानी पिया, लेकिन उल्टियां शुरू हो गईं। शरीर और कमजोर हो गया। मौत नजदीक आ रही थी, हर सांस के साथ। तभी अफ्रीकी गुलामों का सदियों पुराना अनुभव काम आया। वे जानते थे कि प्रकृति में छिपे रहस्य कैसे खोजें। उन्होंने द्वीप के बीच में खुदाई शुरू की, नंगे हाथों से, घंटों की मेहनत। पसीना बहता, हाथ छिलते, नाखून टूटते। अचानक गीली मिट्टी मिली, फिर मीठे पानी की एक पतली धार फूटी। यह चमत्कार है, ईश्वर ने हमें सुना, सेमिरामिस चिल्लाई, उसकी आंखों में आंसू और खुशी का मिश्रण। पानी समुद्र का ही था, लेकिन रेत की परतों से छनकर पीने लायक हो गया था। अब जीवन की पहली जीत मिली, लेकिन सवाल अभी भी था, क्या कोई हमें बचाने आएगा, या यह द्वीप हमारा कब्रिस्तान बनेगा? कैप्टन लाफार्गो ने फैसला किया, हमें खुद बचना होगा। नया जहाज बनाओ, टूटे तख्तों से, रस्सियों से, जो भी मिले। 2 महीने की कड़ी मेहनत शुरू हुई। दिन रात काम, सूरज की तपिश में, भूख से लड़ते हुए। गुलामों ने मुख्य काम किया, लकड़ी काटी, जोड़ी, पाल सिले। आखिरकार जहाज तैयार हुआ। नाम ला प्रोविडेंस, उम्मीद का जहाज, लेकिन इसमें जगह सिर्फ फ्रांसीसी नाविकों के लिए थी। गुलामों को द्वीप पर छोड़ दिया गया। हम लौटेंगे, तुम्हें ले जाएंगे, बस इंतजार करो, कैप्टन ने वादा किया, लेकिन उनकी आंखों में संदेह था। गुलामों ने आंसू भरी आंखों से जहाज को जाते देखा, लहरों में दूर होता। वे आएंगे ना बहन? टियानो ने सेमिरामिस से पूछा, आवाज में उम्मीद की आखिरी चिंगारी। हां भाई, उम्मीद रखो, लेकिन अगर नहीं आए तो हम खुद लड़ेंगे। ला प्रोविडेंस समुद्र में उतरा, लेकिन तूफान ने हमला किया। ऊंची लहरें, जैसे पहाड़, जहाज को निगलने को तैयार। 4 दिन का संघर्ष, मौत से आंखें मिलाते हुए। आखिरकार मडागास्कर पहुंचे, लेकिन वहां बीमारी फैली। कई नाविक मौत के मुंह में चले गए। बचे लोगों ने गवर्नर को पूरी कहानी बताई। 60 गुलाम फंसे हैं ट्रोमेलिन पर, मदद भेजो, वे मर रहे होंगे। लेकिन गवर्नर गुस्से में फट पड़े, यह अवैध व्यापार था, युद्ध चल रहा है, जहाज नहीं है, खुद का बचाव करो। मदद रुक गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उधर ट्रोमेलिन पर गुलाम इंतजार करते रहे, हर रोज तट पर नजरें गड़ाए। उन्होंने पत्थरों से रेत पर हेल्प लिखा, धुआं उठाया, आग जलाकर, लेकिन कोई जहाज नहीं आया। आसमान खाली, समुद्र निर्दयी। अब समझ आ गया, कोई नहीं आएगा, अब खुद लड़ो। 60 गुलामों ने संगठित होना शुरू किया, जैसे एक छोटा सा समाज। गड्ढा उनके जीवन का केंद्र बन गया। बरसात का पानी जमा करने के लिए इसे गहरा किया। लकड़ी कम थी तो रेत से घर बनाए, समुद्री घास, टहनियां और जहाज के फटे कपड़ों से छत डाली। खाना, कछुए पकड़कर, समुद्री पक्षियों का शिकार। मछली पकड़ने के लिए पत्थरों से बांध बनाए और जाल बुने। कछुए का खून पानी में डालकर मछलियों को आकर्षित करते। मछलियां सुखाकर स्टोर की ताकि बुरे दिनों में काम आए। पानी बचाना सीखा, गड्ढा ढककर, छोटे बर्तनों में रखकर। दिनचर्या बनाई, सुबह शाम पहरा, जिम्मेदारियां बांटी, कोई शिकार, कोई पानी, कोई घर सुधार। अनुशासन सख्त, क्योंकि जिंदगी का सवाल था। 3 हफ्ते बाद हताशा में उन्होंने छोटी नाव बनाई। 20 बहादुर गुलाम सवार होकर मडागास्कर की ओर रवाना हुए। हम लौटेंगे मदद लेकर, उन्होंने कहा, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। तूफान ने उन्हें निगल लिया या समुद्र में खो गए। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन द्वीप पर बचे लोगों के दिल में एक और घाव बन गया। समय बीतता गया, जैसे रेत की घड़ी में गिरते दाने, एक एक करके अनंत समुद्र में विलीन होते हुए। हर गिरता दाना एक दिन था, एक महीना, एक साल। सब कुछ धुंधला, सब कुछ दर्द से भरा। 3 साल तक इंतजार किया उन्होंने, आंखें क्षितिज पर टिकी, दिल में एक छोटी सी लौ जलाए रखी कि कोई जहाज आएगा, कोई हाथ बढ़ाएगा। लेकिन वह लौ धीरे धीरे मध्यम पड़ती गई। मौतें शुरू हुईं, पहले छिटपुट, फिर जैसे कोई महामारी। बीमारी से, जहां कोई दवा नहीं, कोई सहारा नहीं। भूख से, जहां पेट में आग जलती लेकिन मुंह में सिर्फ नमकीन हवा। हताशा से, जो सबसे घातक थी, जो आत्मा को खा जाती। सेमिरामिस ने अपने आंखों के सामने देखा, उसका भाई टियानो, जो कभी हंसता खेलता था, दिन ब दिन सूखता चला गया। उसकी आंखों की चमक, जो अफ्रीका के सूरज जैसी थी, अब फीकी पड़ चुकी थी। उसका शरीर मजबूत कंधों वाला, अब हड्डियों का ढांचा मात्र। बहन, मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ करना, वह बोला एक शाम जब सूरज डूब रहा था, लाल रंग की किरणें जैसे खून से सनी। सेमिरामिस ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके बालों में उंगलियां फेरती हुई, आंसू रोकते हुए बोली, नहीं भाई, तुम लड़ो। याद है हमारे गांव की कहानियां, हम योद्धा हैं, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। लेकिन वह रात आई जब टियानो सोया और कभी नहीं जागा। उसकी सांसें थम गईं, जैसे कोई हवा का झोंका रुक गया। सेमिरामिस ने उसे रेत में दफनाया, पत्थरों से एक छोटा सा चिन्ह बनाया, एक क्रॉस, जैसे उनके गांव में बनाते थे। दुख इतना गहरा था कि वह रातों रात चीखती, रोती, अपने नाखूनों से रेत खोदती, जैसे उसमें से भाई को वापस निकाल लेगी। लेकिन जीवन रुकता कहां है? उसे जारी रखना पड़ा,
क्योंकि बाकी लोग उस पर निर्भर थे। बचे हुए गुलामों ने, जो अब गुलाम नहीं बल्कि साथी थे, एक छोटा सा समाज बनाया, एक परिवार जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। महिलाएं बच्चे संभालती, उनके छोटे छोटे चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करती, खाना बनाती, सूखी मछलियों और समुद्री घास से जो कुछ मिलता। पुरुष शिकार पर जाते, पानी की तलाश में घंटों खड़े रहते। कभी कभी जन्म होते छोटे छोटे बच्चे, जिनकी पहली सांस द्वीप की नमकीन हवा में ली जाती, जिनकी पहली रोती आवाज तूफान की गर्जना से मिलती जुलती। लेकिन मौत ज्यादा थी, जैसे द्वीप उन्हें निगल रहा हो। बच्चे कमजोर पड़ते, बुखार में तपते और चले जाते, माओं के दिलों में हमेशा के लिए छेद करके। जैसे जैसे साल गुजरते गए, संघर्ष और कठोर और अधिक निर्दयी होता चला गया। द्वीप की हवाएं जो कभी ठंडी लगती, अब चाबुक की तरह चीरती। तूफान आते, जैसे कोई क्रोधित देवता, सब कुछ उड़ा ले जाते। पानी की कमी जो प्यास को इतना बढ़ा देती कि जीभ सूख जाती, होंठ फट जाते। पुरुषों पर सबसे ज्यादा बोझ था। वे समुद्र में उतरते, रीफ से मछलियां पकड़ते, लेकिन लहरें कई को अपने साथ ले जाती, जैसे कोई राक्षस उन्हें खींच रहा हो। बीमारी फैलती, अदृश्य दुश्मन की तरह। बुखार जो रातों को पसीने में डुबो देता, शरीर को कंपकंपा देता। खांसी जो फेफड़ों को चीरती, खून उगलवाती। भूख से शरीर इतने कमजोर कि छोटी सी चोट भी घातक, एक कटाव और संक्रमण फैल जाता। लेकिन हताशा, वह सबसे बड़ी हथियारी थी। कई पुरुष रातों को अकेले बैठे रहते, दूर क्षितिज को घूरते, आंसू बहाते और फिर चुपचाप समुद्र में उतर जाते, खुद को लहरों को सौंपकर। क्यों लड़े? कोई नहीं आएगा, वे सोचते। महिलाएं उन्हें रोकने की कोशिश करती, गले लगाती, कहानियां सुनाती, लेकिन दर्द इतना गहरा कि रोकना नामुमकिन। धीरे धीरे पुरुषों की संख्या घटती गई, पहले 20 से ज्यादा, फिर 10, फिर 5। आखिरी कुछ सालों में सिर्फ मुट्ठी भर बचे, जो लगातार लड़ते हुए एक एक करके मरते चले गए। एक पुरुष की मौत का दृश्य विशेष रूप से दिल दहला देने वाला था। उसका नाम कालेबो था, एक मजबूत कद का योद्धा जो शुरू में सबको हौसला देता, गीत गाता, हमारे पूर्वजों ने समुद्र पार किए, हम भी पार करेंगे। लेकिन एक तूफानी रात, जब हवाएं चीख रही थीं, लहरें दीवारों की तरह उठ रही थीं, वह मछली पकड़ने गया। एक विशाल लहर ने उसे रीफ पर पटक दिया। उसकी टांग बुरी तरह टूट गई, हड्डी बाहर निकल आई, खून रेत को लाल कर गया। दर्द इतना असहनीय कि वह घंटों चीखता रहा, जैसे कोई जानवर फंस गया हो। महिलाएं दौड़ी, उसे घसीटकर किनारे पर लाईं, पत्तों और कपड़ों से पट्टी बांधी, लेकिन कोई दवा नहीं, कोई राहत नहीं। संक्रमण फैल गया, शरीर सड़ने लगा, बदबू फैलती गई। दिन ब दिन वह कमजोर पड़ता, बुखार में बड़बड़ाता। मुझे छोड़ दो, मैं बोझ हूं। अफ्रीका, मेरा घर, मेरी मां की गोद। सेमिरामिस उसके पास घंटों बैठी रहती, उसके माथे पर ठंडा पानी डालती, उसके हाथ थामती, आंसू छिपाती हुई कहती, कालेबो, लड़ो, तुम्हारे बिना हम कैसे, तुम हमारे भाई हो। लेकिन तीसरे दिन उसकी सांसें थम गईं, आंखें खुली रहीं, जैसे अभी भी दूर कोई जहाज तलाश रही हों, जैसे कह रही हों, क्यों नहीं आए। उन्होंने उसे रेत में दफनाया, लेकिन उस मौत ने सबको अंदर से तोड़ दिया। अब पुरुष पूरी तरह खत्म हो चुके थे, सिर्फ महिलाएं बचीं, जो अब सब कुछ संभालती, शिकार पर जाती, पानी लाती, बच्चों को पालती। वे मजबूत हो गईं, लेकिन अंदर से टूटती रहीं, रातों को एक दूसरे को गले लगाकर रोती, यादों में जीती। फ्रांस में, दूर की दुनिया में, एक बचे नाविक ने पत्र भेजे, आवाज उठाई, लेकिन साल लग गए। 11 साल बाद आखिरकार गवर्नर तक बात पहुंची। बचाव का आदेश आया, पहला जहाज आया ट्रोमेलिन की ओर। सबकी आंखें चमक उठीं, लेकिन रीफ से डरकर लौट गया। बहुत जोखिम है, 1 साल बाद कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा। द्वीप पर यह खबर पहुंची, जैसे कोई तीर दिल में घुसा। कई महिलाएं टूट गईं, रोती रहीं, लेकिन सेमिरामिस ने उन्हें संभाला। यह अंत नहीं, हम लड़ेंगे। उन्होंने गड्ढा और गहरा किया, बांध मजबूत बनाए, खाने का स्टोर बढ़ाया। रातों को एक दूसरे को कहानियां सुनाती, अपने गांवों की, अफ्रीका की हरी भरी घाटियों की, बच्चों की हंसी की, ताकि उम्मीद की छोटी सी लौ जिंदा रहे। सेमिरामिस अब नेता बन चुकी थी, सबको प्रेरित करती। देखो, सूरज हर रोज उगता है, चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो। हम भी उगेंगे, मजबूत होकर। फिर 15 लंबे अंतहीन सालों बाद 29 नवंबर 1776 का वह ऐतिहासिक दिन आया, जैसे कोई चमत्कार। जहाज लादोफिन क्षितिज पर दिखा, सफेद पालों वाला, जैसे कोई स्वर्गदूत। कैप्टन जाक्स मरीबोदेन थोमे ने छोटी नाव से द्वीप पर उतरने का आदेश दिया। दृश्य दिल को चीर देने वाला। सिर्फ 7 महिलाएं और एक 8 महीने का बच्चा बचे थे। सेमिरामिस और उसकी साथी ने रेत के छोटे छोटे घरों में छिपी हुई, उनके चेहरे पर सालों की थकान एच्ड, झुर्रियां जैसे दर्द की निशानियां, लेकिन आंखों में जीत की चमक, उम्मीद की आग। गड्ढा अभी भी पानी से भरा, बांध मजबूत खड़ा, सूखी मछलियां स्टोर में रखीं, उनके संघर्ष की गवाही। आप कौन हैं, यहां कैसे? कैप्टन ने हैरानी से पूछा, उनकी आवाज कांपती हुई, आंखें नम। हम गुलाम थे, लेकिन अब सर्वाइवर हैं। 15 साल से यहां लड़ रहे हैं, मौत से, अकेलेपन से, लेकिन कभी हार नहीं मानी, सेमिरामिस ने जवाब दिया, गर्व से सिर ऊंचा करके, आवाज में दृढ़ता लेकिन आंसू छिपे हुए। वे जहाज पर सवार हुई, बच्चे का नाम रखा मोसेस, जैसे नए जीवन का प्रतीक, जैसे बाइबिल की कहानी में मुक्ति का। मॉरिशियस पहुंचकर आजादी मिली, समाज में जगह, परवरिश की गई, लेकिन खोया बहुत कुछ, परिवार,
साल, सपने जो कभी वापस नहीं आए। पुरुषों की मौत हो चुकी थी, महिलाएं अकेली लड़ती रहीं, उनके दिलों में हमेशा के लिए घाव। यह कहानी हमें सिखाती है, उम्मीद कभी न छोड़ो, चाहे दुनिया कितनी भी निर्दयी, कितनी भी क्रूर हो। गुलामी का वह काला दौर था जहां इंसान को जानवर से बदतर समझा जाता, लेकिन इंसान की जीवटता, उसकी आत्मा की ताकत ने उसे हरा दिया। आज ट्रोमेलिन द्वीप पर उन सर्वाइवर्स के अवशेष बिखरे हैं। गड्ढा जो पानी देता था जैसे आंसुओं से भरा, घरों के निशान जैसे टूटे सपनों के टुकड़े, बांध की दीवारें जैसे उनकी दृढ़ता की मिसाल। यह जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है, जहां पुरातत्वविद खुदाई करते हैं, उन कहानियों को जिंदा रखते, दर्द को याद दिलाते। ट्रोमेलिन हमें याद दिलाता है कि गुलामी कितनी भयानक, कितनी अमानवीय थी, और जीवटता कितनी शक्तिशाली, कितनी प्रेरणादायक। फ्रांसीसी सरकार ने माफी मांगी, लेकिन दर्द तो दर्द है, वह मिटता कहां है, बस दिल में बस जाता है। दोस्तों, यह थी ट्रोमेलिन की रोमांचक, दर्दनाक और भावुक कहानी। पसंद आई? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस पर हो। अगली बार मिलते हैं एक नई अनकही कहानी के साथ। बाय।